नमस्कार दोस्तों। 6 जनवरी 2022 का पेपर आज हम करने वाले हैं, जो कि सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इससे संबंधित ईवीएस के जो क्वेश्चन है आज हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 का पेपर 1 का, तो आपके लिए जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी जो है सीटेट का ईवीएस और सीडीपी से संबंधित बहुत सारे पेपरों का जो है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अवेलेबल कर दिया गया है। इसमें सभी वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं। आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज को जाकर एक बार प्लेलिस्ट विजिट करके जरूर देख लें। तो चैनल को अभी तक अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन जो है 61 से पूछी जाती है ईवीएस का क्वेश्चन। हर एक पेपर में जो है आपको 61 से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में। 61 से लेकर 90 तक जो है ईवीएस के क्वेश्चन होते हैं और इसमें जो है हम 15 क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है एक और पार्ट इसका आएगा ईवीएस के लिए, उसमें जो है 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है क्वेश्चन 61, मंडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ पे दूरी जो है दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 1134, ठीक है, 1134 किलोमीटर। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है, यानी कि टाइम जो है दे दिया गया है, टाइम जो है दिया गया है 21 घंटा, ठीक है। तो 1134 डिवाइडेड बाई 21 कीजिएगा तो आपका जो है इसमें चाल आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, तो इसका जो है कट करने पर आएगा 54, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा 54 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर पर है। तो देखिए इसे जो है हम फिगर बनाकर जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं लोग। यहाँ पे देखिए कोई छात्र जो है ए पर है और बी पर जो है पहुंचना है, ठीक है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए से ठीक उत्तर में 90 मीटर है, यानी ए से ठीक उत्तर में जो है 90 मीटर है, ओ 90 मीटर है ये, ठीक है। और देखिए फिर वो ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में जाता है। ओ से जो है यहाँ यानी कि बी पर ही हम लोग को पहुंचना था, ठीक है। तो बी पर जो है जो छात्र जो है बी पर पहुंचना चाहता है, ठीक है। तो ओ से बी पर ये जाता है, इसका जो है दूरी है 120 मीटर, 120 मीटर ये हो गया। और ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो इनका दूरी निकालते हैं। तो इनका दूरी जो है ये होगा, यहाँ पर जो दिया गया है ये वाला जो है दूरी है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो है परपेंडिकुलर हो गया और ये जो है हम बेस मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने फॉर्मूला का जो है पढ़ा होगा ट्रायंगल का, ठीक है। तो इसका जो है राइट एंगल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला है। इसमें देखिए यहाँ पर जो है 90 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, इसको जो है यदि आप सॉल्व करते हैं 90 का स्क्वायर प्लस 120 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। तो इसका जो है यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा रूट अंडर 22,500, ठीक है। तो रूट से निकलेगा तो इसका आएगा, रूट से जब निकल जाएगा तो इसका जो है आएगा आपका 150 मीटर। तो 150 मीटर जो है किसमें दिया गया है देख लेते हैं। 150 मीटर दोनों में है। यहाँ पे देखिए 3 और 4 दोनों में दिया गया है और इसमें जो है दक्षिण पूर्व हो जाएगा क्योंकि फिगर जो है कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पे बी थी, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ जो है ए था। यहाँ जो है 150 मीटर और किस बी के सापेक्ष बोला गया है। बी के सापेक्ष यदि देखा जाए तो इस तरफ जो है पूरब हो जाएगा और इस तरफ जो है
ये जो है दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 150 मीटर दूरी है और दक्षिण पूर्व जो है इसका दिशा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। तो देखिए निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको चुनना है जो स्लॉथ है इसके बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। और ऑप्शंस देख लेते हैं। स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। अगला ऑप्शन है स्लॉथ लगभग 17 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं तथा उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पलते हैं। तो देखिए जो लास्ट ऑप्शन है इसमें स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं या जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। तो देखिए इसमें जो है करेक्ट जो होगा वो ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, क्योंकि स्लॉथ का जो जीवन काल होता है लगभग 40 वर्ष का होता है और ये जो है जिस शाखा पर रहते हैं उसी शाखा पर जो है उल्टे लटक कर सोते हैं। 17 घंटे तक जो है ये सोते हैं और साथ में जो है उसी पेड़ के जो है पत्ते खाकर जो है पलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 64। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने का कारण है। तो देखिए ऊनी वस्त्र जो है ठंडे के लिए प्रेफर किया जाता है, ठंडे के दिनों में जो है ऊन के कपड़ों को पहनना अधिक पसंद करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, ऊन जो है किस तरह से काम करती है जो इसमें जो है उष्मारोधी जो है गुण पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऊनी रेशे आपस में कस कर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है और वायु उष्मारोधी है। ऊनी रेशे मोटे होते हैं तो और बाहरी उष्मा को नियंत्रित करते हैं। ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ऊनी रेशों के बीच जो है वायु फंसी होती है, ट्रैप होती है एवं वायु उष्मारोधी होती है। ठीक है, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु उष्मारोधी होती है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र के 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम दूरी होगी। तो देखिए 1 सेंटीमीटर को जो है 110 मीटर यहाँ पे दर्शाया गया है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 सेंटीमीटर हो जाएगा, 110 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी जो है 14.2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 14.2 सेंटीमीटर बराबर जो है हो जाएगा 110 इंटू 14.2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1562 मीटर। ठीक है, 1562 मीटर आएगी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो किलोमीटर में दिए गए हैं, तो इसे जो है हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइडेड बाई 1000 यदि करते हैं तो आंसर इसका आ जाएगा 1.562 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा 1.562 किलोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है। तो देखिए अरब सागर जो है इस तरफ है, आपने यदि मैप देखा होगा तो अरब सागर जो है इस तरफ है। ठीक है, ये जो है अरब सागर है और
इस तरफ जो है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र जो है ये इधर के राज्य हैं। और देख लेते हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इधर होती है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इस तरफ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। महाराष्ट्र हालांकि इधर है। महाराष्ट्र, केरल, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जो इधर ऊपर है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और जो 3 राज्य जो अरब सागर के साइड में है, वो हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन 1 केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है, ये तीनों जो है इस तरफ है। महाराष्ट्र यहाँ पे है और केरल, कर्नाटक यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे गोवा भी है, ठीक है। तो ये तीनों राज्य जो है इस तरफ है, अरब सागर की तरफ है, तो ये ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। क्वेश्चन 67 है, एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? तो देखिए ऑप्शंस में जो है इस नाच का नाम, नृत्य का नाम भी दिया गया है और साथ में जो है इस किस राज्य में जो है इस प्रकार के नाच जो है किए जाते हैं, कहाँ के लोग जो है इस प्रकार से डांस करते हैं, ये भी दिए गए हैं। तो ऑप्शन के अनुसार जो है देखा जाए तो इसमें जो है ये कैसा नाच है कि जिसमें जो है जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जो है आमने सामने बैठ जाती है और ढोल बजती रहती है। इसी के ढोल के ताल पर जो है डंडियों को जमीन पर पीटा जाता है और ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग जो है एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। तो ये जो है ये है कुडुक कुडुक नाच, ठीक है। और ये जो है झारखंड का प्रसिद्ध नाच है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, कुडुक, झारखंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा का नाम क्या है? तो देखिए संसार की 5वीं और भारत की जो है पहली महिला जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो है कदम रखा था, यानी कि माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, तो यह जो थी वो थी बछेंद्री पाल, ठीक है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनीता विलियम्स नहीं होगा। ये जो है एक एस्ट्रोनॉट है, इनके बारे में आपने हाल ही में यदि आप न्यूज देखते होंगे तो इनके बारे में आप जरूर जानकारी आपको होगी। और ये जो है अंतरिक्ष में फंस गई थी और 9 महीने के बाद जो है ये लोग जो है लैंड किए हैं लोग, इनके दोस्त के साथ, इनके जो और मतलब ग्रुप के मेंबर्स थे उनके साथ जो है ये अर्थ पे आए हैं लोग। तो बहुत जो है स्पेस स्टेशन में जो है ये लोग थे 9 महीने से, ठीक है। कुछ ही दिन के लिए 8 दिन का जो है ये यात्रा था, लेकिन वहाँ पे कुछ दिक्कतें आने के कारण जो है वापस आने में परेशानी हो रही थी और 9 महीने तक जो है इंतजार करना पड़ा है, ठीक है। तो कर्णा मल्लेश्वरी ये जो है एक वेट लिफ्टर है और इन्होंने ये जो है पहली महिला थी जिन्होंने जो है वेट लिफ्टिंग में जो है प्राइज हासिल की थी, तो ये भी नहीं होगा और संतोष यादव ये नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा बचेंद्री पाल होगा। इन्होंने जो है ये जो है संसार की 5वीं महिला थी और भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। और जो पहली महिला थी जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो थी जापान की, ठीक है। जुंको तेबई नाम है उनका, जुंको तेबई, जो कि जापान से है और 16 मई 1975 को जो है उन्होंने शिखर पर कदम रखा था। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो देखिए होली और दिवाली जो है, होली तो अभी अभी खत्म हुई है, मार्च में थी अभी, और दिवाली जो है आगे आने वाली है। तो होली और दिवाली के बारे में जो है क्या क्या आपको जानकारी है देख लेते हैं। यदि आप प्रश्न को सही कर पाएंगे तो देखते हैं क्या दिया गया है ऑप्शन। ये दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो देखिए ये गलत हो जाएगा, ये दोनों त्योहार जो है पूर्णिमा को नहीं मनाए जाते हैं, ये दोनों त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। अमावस्या को तो मनाया जाता है, और भी देख लेते हैं। दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है, नहीं, दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो देखिए इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4,
पूर्णिमा के दिन जो है वो मनाया जाता है होली, और जो दीपावली जो है ये अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 70। रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। रेगिस्तानी ओक या डेजर्ट ओक ये जो है एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये जो है लंबा पेड़ होता है। ठीक है, और इसमें पत्ते जो है बहुत कम होते हैं। और आगे देख लेते हैं ऑप्शन इसमें क्या दिए गए हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन है, यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए कुट दिए गए हैं, कुट में जो है आपको करेक्ट आंसर बतानी है। ठीक है, यह वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं। सही है ये ऑप्शन। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती है, जब तक जल तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। घने पत्ते नहीं लगे होते हैं, पत्ते जो है इसमें बहुत कम होते हैं। तो देखिए इसमें जो है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर देख लेते हैं। कूट में आंसर देना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ इसको। बहुत ही क्वेश्चन जो है बहुत लंबे लंबे होते हैं सीटेट में, तो थोड़ा स्क्रीन पर दिखाने में भी परेशानी होती है। तो देखिए इसका जो है वृक्ष की सामान्य कक्षा कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। आबू धाबी में नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये वृक्ष तने में जल एकत्र होता है और स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकाल कर पीते हैं, ये भी सही हो जाएगा। और देखिए इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन से भीतर जाती है जब तक जल तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये भी करेक्ट होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो है पत्ते बहुत कम होते हैं, घने पत्ते नहीं लगे रहते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 ACD। ठीक है, ACD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक बार ऑप्शन जो है आगे पीछे करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। हमारे देश में ऐसा गांव है जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। यह गांव कहाँ होने चाहिए? तो देखिए इस प्रकार के घर जो है कहाँ बनाए जाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत इससे संबंधित जो है डिस्कशन किया है, और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम के लिए। जो है ईवीएस से संबंधित जो है ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है हर बार। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो देखिए इसमें जो है बांस के खंभों पर जो है बांस के खंभों जमीन पर गाड़ कर जो है बनाए जाते हैं घर, जो चीज जो है 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, और इन घरों के अंदर भी जो है लकड़ी का ही बना होता है। ठीक है, और ये कहाँ इस प्रकार के जो है घर बनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम, उत्तराखंड। तो ये इस प्रकार के जो घर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं असम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 72 है। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? तो देखिए यहाँ पर जो है राज्य दिए गए हैं, जिसमें जो है एक किस राज्य में जो है वहाँ के लोग जो है क्या करते हैं कि नारियल डली हुई करी के साथ जो है उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं। तो ये जो है आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश है, गोवा है, तमिलनाडु है, केरल है। इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो होगा केरल, क्योंकि यहाँ के लोग जो है उबले हुए टेपियोका के साथ जो है करी खाते हैं, जिसमें जो है नारियल डली हुई होती है। तो और इनके आंगन में भी जो है
टेपियोका के पेड़ देखने को मिलते हैं। ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि किनके आंगनों में जो है इलायची और टेपियोका के पेड़ ये सब देखने को मिलते हैं, तो ये हो जाएगा केरल। ऑप्शन 4 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, अप्रैल से सितंबर, मार्च से जून, जनवरी से मार्च। तो देखिए मधुमक्खी पालन के लिए जो है ये जो है सबसे उपयुक्त जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर का समय। ठीक है, ये जो है ठंडा का समय होता है, इसी समय जो है मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू होती है। और खास करके बिहार राज्य में पूछा गया है, तो बिहार में भी जो है यही होता है अक्टूबर से दिसंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 74 में। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है? तो देखिए स्वांगीकरण क्या होता है, हमारे पाचन में जो एक प्रक्रिया है, ये स्वांगीकरण का जो है अर्थ क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन है पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत्र की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, ये नहीं होता है। और दूसरा ऑप्शन है अवशोषित पदार्थ का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, ये सही होगा क्योंकि जो भोजन जो है अवशोषित होते हैं उससे अणुओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, उसे ही जो है स्वांगीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकेंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ठीक है, आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा, तो देखिए बार बार जो है जब कीटनाशक का रासायनिक उर्वरकों का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे में जो है मिट्टी जो है खराब हो जाती है, मिट्टी का जो क्षमता जो होती है, उपज की क्षमता वो कम हो जाती है। ठीक है, तो उर्वरकों का प्रयोग जो है बार बार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। अन्य फसल के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी। बार बार जो है आप रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग अधिक उपयोग करेंगे फसल उगाने के लिए, तो ये जो है किसी भी फसल के लिए जो है उपजाऊ नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, बिल्कुल नहीं। वर्ष में कोई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, ये किसी भी फसल के लिए उपयुक्त नहीं होगी क्योंकि बल्कि इससे जो है और जमीन खराब हो जाएगी, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 ही करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि बार बार कीटनाशक का प्रयोग करने से, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से जो है खेत की जो है जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाएगी और फसल जो है उग नहीं पाएंगे और खेत जो है बंजर हो जाएगी। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इस वीडियो में हम 75 तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है 76 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज कमेंट किया कीजिए ताकि हम लोग जो है एक दूसरे से ये पता कर सके कि क्या जो है आपको दिक्कत आ रही है आपकी तैयारी में। और यदि बीपीएससी टीआरई की भी तैयारी करते हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सीटेट सिर्फ क्रैक कर लेना जो है काफ़ी नहीं है आपकी टीचर की परीक्षा के लिए। इसके लिए जो है आपको बीपीएससी की भी तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसका वास्ट सिलेबस है और ऐसे में जो है तैयारी अभी से आप शुरू कर देंगे तो आपके लिए जो है ये आसानी होगी एग्जाम बीपीएससी टीआरई को क्रैक करने में। तो इसके लिए जो है हम लूसेंट एग्जाम का सीरीज अभी चैनल पर चला रहे हैं। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में भी एक बार जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारे जो है लूसेंट के जितने भी बीपीएससी टीआरई में सब्जेक्ट्स आते हैं उन सभी का जो है वन शॉट रिवीजन चलाई जा रही है। उन वीडियोज को भी आप एक बार जरूर देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।